चलो क्वेश्चन नंबर 1, चले आंसर क्या था? बॉम्बे चेन्नई। बॉम्बे चेन्नई। वहाँ इसने ग्रुप पे भेजा, उस पे आंसर भी डले हुए हैं क्वेश्चन के नीचे। ओके, किसी ने भेजा है ग्रुप पे? ओके, मैं देख ही कहीं ये पसंद आया। चलो 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कोई दिक्कत? चले 3 चले कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो। नहीं है। दिल्ली में साइन थीटा होता तो भी नहीं लगाते। फिर भी भूल गया साइन था मैं। थीटा के हाँ, प्रोपोर्शनल थीटा है, जीरो थीटा के पे नहीं। cos थीटा आ रहा था। cos थीटा आएगा ना, 2t cos थीटा बाय r वैसे नहीं, साइन थीटा आता तो भी नहीं लगाते ना, स्मॉल तो भी नहीं लगाते वो तो। हाँ, नहीं लगाते। क्वेश्चन 4 हो गया। बता दो। In the figure, switches S1 and S2 are closed simultaneously at t equal to 0. Current starts to flow. In the circuit, both the batteries have the same magnitude of EMF, polarity, सब कुछ नहीं, polarity उल्टी है. Mutual inductance, the middle wire reaches the maximum current. तो क्या दिक्कत है इसमें? इंडिपेंडेंट सर्किट से सॉल्यूशन। मतलब यहाँ से ये अलग कर लो, ये अलग, दोनों बैटरी का अलग अलग कंट्रीब्यूशन लिख के जोड़ दो, तो इसका आंसर आएगा करंट लॉ लगा दो। हाँ, इंडिपेंडेंट कहाँ है? क्या v by r 1 इंडिपेंडेंट minus नहीं e है to ना? the power minus t by tau 1 है इंडिपेंडेंट। अच्छा हाँ है तो। बताऊं कैसे दो इंडिपेंडेंट है? कैसे सर, कैसे? हाँ वो ऐसे घुमा के लगा दो बैटरी, दोनों के अक्रॉस सेम ही वोल्टेज आ रहा है। इसका 0 मानो, है ना, इसका 0, इसका माइनस v, इसका v इंडिपेंडेंटली आ गया बिना किसी की जरूरत के, हाँ हाँ बिल्कुल। तो है इंडिपेंडेंट सर्किट। नहीं। पक्का समझ गए? यस। हाँ सर आ गया। जरूरत ही नहीं पड़ी किसी की, तो ये करंट का फंक्शन आ गया। और अच्छी बात है, ये तो कॉमन आ गया v by r, 1 और 1 2 माइनस e टू दी पावर माइनस x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x, ये फंक्शन बना x की वैल्यू माइनस में आएंगे सर। कौन एक क्या से? क्लॉकवाइज है? ओके, अपोजिट बैटरी है, बहुत अच्छी बात है। 1 कट गया तो ये बन गया करंट, ये तो और मजेदार हो गया। तो अब मैक्सिमम मिनिमम तो हो ही गया, x माइनस एक्स स्क्वायर है, समझ गया ना? तो x इक्वल टू 1/2 पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और 1/2 कब होगा? जब e टू दी पावर माइनस एक्स की वैल्यू 1/2, t हाफ। तो t हाफ का बॉम्बे v बाय r 1/2 इंटू 1/2 1/4, और e टू दी पावर माइनस एक्स, x किसको माना हमने? l बाय r को। तो बॉम्बे और चेन्नई क्यों आ रहा है मेरा? इसकी वैल्यू 1/2, वो सर 2l है। एक 2x नहीं है, x/2 आएगा एक। ओके, x और एक x/2 है, ठीक ठीक ठीक, ओके। मैंने l और हाँ ठीक ठीक, अब सही आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? हाँ। वैसे एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक होता है। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसा कहता है, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, कि अगर हमें यहां से करंट निकालना है, कहीं से भी करंट निकालना है, तो पहले एक बैटरी को भूल जाओ, अकेली इस बैटरी का आंसर निकाल लो, आंसर आएगा I1। फिर इस बैटरी को वायर मान लो और इस बैटरी का आंसर निकाल लो, आंसर आएगा मान लो I2। तो नेट आंसर इस पे I1 प्लस I2 आए। बताया नहीं बताया? काफी लैग हो रहा है सर। कभी बताया था बताया था, ये तो पढ़ा है। हाँ। मतलब हर बैटरी का इंडिपेंडेंट इफेक्ट निकाल सकते हैं, हाँ ठीक है। तब है ना जब वो दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट हो। नहीं कभी भी, हालांकि इसका कोई यूज नहीं रहा इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सर्किट इंडिपेंडेंट हो गए थे। डिपेंडेंट सर्किट्स के लिए भी ये चीज सही है। एक बैटरी का इफेक्ट निकालो, उस समय बाकी बैटरी को वायर मान लो, आंसर निकाल लो, ठीक है। और ऐसे हर आंसर, हर बैटरी का आंसर निकाल के सुपर इम्पोज कर दो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हो गया? अगर पूरे लूप की बात करते सर, हाँ, पूरे लूप की बात करते तो उसमें अपन आई डायरेक्टली लिख सकते थे, आई की इक्वेशन। कहाँ, किस जगह? हम मतलब हर जगह पहले- लिख पाए यार, जब हमने ये I1 और I2 दोनों लिख दिए ना। ये I1 भी हमें पता है, I2 भी पता है, तो सब कुछ पता है ना।
क्या कहना चाह रहे हो तुम? जब हम यही फंक्शन लिख दिए तो हम तो सब कुछ लिख लेंगे ना, R/L, सॉरी उल्टा लिखा, ठीक है। हाँ ठीक है। 2LT। क्वेश्चन नंबर 5। सर मैं ये पूछ रहा था, जो आपने इंडिपेंडेंट सर्किट्स के लिए जो आपने बताया था वो ट्रू है कि डिपेंडेंट के लिए भी ट्रू ही रहेगा? वो हमेशा ट्रू है, लेकिन उसका कोई खास यूज अभी आएगा नहीं, कॉलेज में आएगा उसका यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चले सर इसमें ये पूछना था, अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता, इधर नॉन कंडक्टिंग दिया है, तो हम लाइंस को वो परपेंडिकुलर मान लेते हैं सरफेस के अंदर वाले। क्या टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का है, इसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग क्या चल रहा है, ये क्या कह रहे हो तुम? किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? इसमें मैग्नेटिक किस क्वेश्चन की वो बात कर शायद रहे हो? अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगले वाले में था। अगला होगा वो, क्या कर रहा है? आगे कहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हाँ, हो गया। क्या क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। चल 10, 11, 10, 11, 11। चले। सर ये 11th वाले का मैच नहीं कर रहा था, मैच तो करेगा यार, मतलब मैच करेगा, मेरा नहीं कर रहा था, मैंने तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर, सबका 1 है, they Exact are आया था charged, they are connected in circuit, C1 is then filled completely with dielectric, the cell produces EMF, ठीक है। For the switch S1, first the switch S1 is closed while S2 is kept open. When the switch C3 is fully charged, क्या है, कैपेसिटर C3 is fully charged, S2 is closed simultaneously, S1 is open। है तो बहुत ही आसान। तो आसान हाँ, नहीं, voltage same करना। 2.5 आ रहा था। मतलब पहले सिर्फ इस पे आएगा, देखो इसका 1 माइक्रोफेराड, इसका 1 हाँ, माइक्रोफेराड, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका? निकालना है। वही निकालना है। एप्सिलॉन माइक्रोफेराड, है ना। तो पहले हमने जब स्विच, क्यों आ जाएगा? पहले हमने इस पे किया तो इस पे आ गया सिंपली QV 1 × V0। अब शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगी, तो इन दोनों कैपेसिटर को कंबाइन करके एक सिंगल कैपेसिटर सोच सकते हैं, E/E+1, और ये सिंगल है 1 माइक्रोफेराड, इस पे वोल्टेज V0 है, चार्ज ऑन C3, चार्ज ऑन C3, तो C1 उससे निकाल सकते हैं। सर उन्होंने दे दिया लास्ट में दे दिया। ओके 5 दे दिया है ना, दिया था हाँ, तो काफी आसान हो गया क्वेश्चन, पूरी वैल्यूज ही दे रखी है इनमें, कंबाइन कर दो उन्हें, है ना। क्योंकि पहले ये V0 की वैल्यू कितनी थी, 8 माइक्रोकूलम था, अब इस पे हाँ। 5 माइक्रोकूलम है, मतलब तीन इस इस पे पे 3 आ माइक्रोकूलम है, वोल्टेज इसका सेम। 3/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसका 5/1, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन प्लस 1, 5/1, बिल्कुल 5/3, 3/2 आ गया आंसर। तो वैसे नहीं कर exact सकते है। कि वोल्टेज रेशियोज में बांट दे, किसके रेशियो में? मतलब बैटरी मैंने तो मानी था कि जब हमने इसके लिए सॉल्व किया, इनका रोल है, उस समय ये ओपन हो चुका है, कोई रोल ही नहीं है उसका, शेयरिंग ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन है। पहले सिर्फ ये सर्किट था, इसका कोई रोल नहीं था, अब उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये सर्किट है। क्वेश्चन गलत तो नहीं समझ लिया? मैंने गलत समझ लिया, समझ 10th वाले क्वेश्चन। हाँ सर इसमें तो डिस्टेंस 0 रहेगा ना, जब वो देख लीजिए स्प्रिंग कोलिजन हो जाएगा ना। मास सेम थोड़ी इलास्टिक लिखा है, इलास्टिक भी लिखा है साथ में, तो वो Collision elastic that the 2 confluence kilogram system। does not hit the wall, the distance in between the two block when spring returns to, हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या कहना चाह जब रहे तक तो वो जब तक अंदर जाएंगे तब तक तो चिपके रहेंगे, और बाहर आते हुए भी मिड पॉइंट तक तो चिपके मतलब रहेंगे? अनस्टेट पोजीशन इलास्टिक लिखा है क्या? नहीं इलास्टिक है। इलास्टिक है ना Elastic collision? है। यही गड़बड़ हो गई मेरे से भी, ये रुक जाएगा, इसलिए ये मेरा भी चला नहीं आ रहा जाएगा, था। हल्के अलग हाँ, हो वही। जाएंगे। और उसकी तो पलट गई थी, 2/3 हो गई थी पलट के। समझ गया ना। लग रहा था वो ऐसा हुआ। तो इसकी वेलोसिटी निकाल लो, कुछ आएगी, ये 2 है ना, इसकी 2/3, इसकी 4/3, हाँ यही आ गई थी। ये बनेगा। और जब ये वापस आएगा उस समय पे ये आगे जा चुका होगा 2/3 से, वापस आएगा अब पाई P/2 अंडर रूट पे m/k निकालना। टाइम में,
हाँ बिल्कुल। 2/3 इंटू पाई अंडर रूट m बाई k, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करो सर। क्वेश्चन नंबर 12 चले 13 हो गया। ऊपर वाले हो का गया? से एग्जैक्ट आया था। ये वाला बता दो, 13 ये इंटेंसिटी वाला। हाँ 13। sunlight of intensity normally on a thin convex lens, energy loss, assume that aperture is much smaller than the average intensity of, ये कुछ ज्यादा आसान सा नहीं पूछ रहे, फोकस के थोड़े, आसान था। क्योंकि फोकस ये है, ये यहां से 2 सेंटीमीटर पूछ रहे हैं ना, हाँ है ना, ये लेंथ कितनी है 20। 20, तो जितनी लाइट यहाँ है उतनी लाइट यहाँ है, तो इसकी इंटेंसिटी अगर आई है तो इसकी I/10 होगी, कितनी I/100 नहीं 100 है, I/100 100 टाइम्स 100 100 टाइम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ लगा दिया, ये पॉइंट सोर्स माना, इनवर्स स्क्वायर लॉ लगा दिया दोनों, तो आंसर नहीं आ रहा इससे, 130 हाँ, सही तो है, फिर तो आ जाएगा। देखो 130 तो है। हाँ आ गया था। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 14 चले सीरीज पैरेलल करो, मजे करो, चलो 15 16 तो हो गए, चले डायमेंशंस। चले बहुत आसान। 17 18 बहुत आसान, यस सर। एक बार 18th वाला सॉल्व कर दिया। कौन सा 18 वाला, लॉग लेके डेरिवेट करना था। आ रही थी थोड़ी सी। radioactive nuclei Log 3000, it derivate is होगा found वो। that in nuclei decayed in first 1 second for x 1 plus x for first power, the error in delta lambda क्या है, decay constant, okay, वो ये decay constant। हाँ, n is equal to n naught e to the power minus lambda t, ये बनेगा, है ना। लॉग लेके डेरिवेट 1 सेकंड का आंसर दे रखा है उन्होंने, 1 सेकंड में कितने हो गए 40 की एरर, तो डेल्टा n इज इक्वल टू सर उन्होंने लॉग ले n नॉट माइनस n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t 1000 दिया हुआ है, कहाँ, मतलब इट इज जितने फाउंड दैट decay हुए हैं, 1000, ओके 1000 n की Decayed है। वैल्यू वो ही है, वो Decayed है। सही है, वो n और डेल्टा n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा n की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा n की वैल्यू 40 है और n की वैल्यू 1000 2000 हो जाएगी, है ना। तो 2000। n क्या है, 2000 होगी एक्टिव ना? न्यूक्लियाई, 2000 न्यूक्लियाई डिकेड, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2000, ठीक है ये गलती है ना। हाँ वो सर 2000 ऊपर का वाले आधा ले क्वेश्चन लिया। में डिफरेंशिएट करके वैल्यू जहाँ छाप दो, सर हाँ, टाइम की भी एरर लेंगे, क्या क्या सर टाइम की Time एरर तो भी one लेंगे। log log n नहीं की सब- वैल्यू log n टाइम naught की तो minus कट जाएगा lambda लॉग t, लोगे तो dn by n पड़ेगा। is equal to lambda delta t, ये आएगा, ठीक है। सर डेल्टा लैम्डा टी। डेल्टा टी नहीं है, डेल्टा प्लस लैम्डा प्लस प्लस एक और टर्म आएगा, हाँ माइनस उसमें टी से एक जीरो डेल्टा कर देंगे। लैम्डा, ये आएगा डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। तो इनमें से शायद एक में तो कोई एरर नहीं है, एक में एरर होगी, हाँ टाइम में कोई एरर नहीं। टाइम में नहीं। कहाँ, लेकिन पता कैसे चला टाइम में एरर नहीं है, लेकिन मानना हमने कुछ दिया ही नहीं उसके बारे में। नहीं दिया था उसके बारे में। टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं। एरर गिवन ही नहीं है टाइम में, तो होगी कैसे। प्लस माइनस करके भी नहीं तो दिया, गंदा चला जाएगा। हाँ बस उन्होंने 1.0 जरूर लिखा था, अनसर्टेनिटी 0 पे थी 1 के बाद। हाँ, डेल्टा n बाय n इज इक्वल टू, क्योंकि t डेल्टा लैम्डा और लैम्डा डेल्टा t ये दो टर्म आएंगे, तो लैम्डा हाँ। डेल्टा t, तो डेल्टा t अगर हम 0.1 सेकेंड माने तो उस समय हमें लैम्डा की हाँ। वैल्यू नहीं पता, तो लैम्डा उतना गंदा सा लॉग से छापना पड़ेगा, और t डेल्टा लैम्डा से चेक करें तो t की वैल्यू 1 है, डेल्टा लैम्डा पूछा है, डेल्टा n बाय n से आंसर आ गया क्या, मैच कर जाएगा। हाँ हाँ चेन्नई। चेन्नई गलत 1000 बात लेने है। से सर आगरा मैच कर जाएगा था। तो गलत बात है। हाँ मतलब क्योंकि इसीलिए गलत ये हो गया था। हालांकि वो लिखा नहीं 1 से, क्योंकि ये भी नहीं लिखा कि वो क्या है, नहीं फिर तो सीधा सर समझ 1 लिख देते, उसको 0.0 करके क्यों लिख दिया। नहीं इतना लिख देते एक्यूरेटली नोन है, क्योंकि अदरवाइज ये टी डेल्टा लैम्डा इससे गंदा बन जाएगा कुछ, हाँ निकाल। हाँ हाँ क्योंकि टी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये लैम्डा डी टी, लैम्डा कितना बनेगा, इससे निकालना पड़ेगा, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, एन नॉट कितना था 3000, ये कितना है 2000, हाँ ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू 1 है,
तो लैम्डा की वैल्यू log 3/2 ये बनी बेस ई। तो डेल्टा n बाय n कितना आया था अपना? n कितना है? 2000। हाँ 2000 है और 40 है और 40/2000। ये log 3/2 तो लैम्डा इंटू डेल्टा टी, log 3/2 डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 प्लस 1 इंटू डेल्टा लैम्डा, ये बना है ना। तो ऑर्डर देख रहे हैं, इसका ऑर्डर तो ठीक ठाक है यार, कंपेरेबल है इसकी। ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा था आंसर, सिग्निफिकेंट आ रहा है, हाँ देना चाहिए था, देना चाहिए था, है ना। ये फिर ऑप्शन के हिसाब से कर लिया था। इतना लिख देते कि टाइम इज एक्यूरेटली नोन, तो काफी एरर आ जाएगी इसमें। हाँ मतलब काफी, ये ज्यादा बड़ा बड़ी आ जाएगी। बड़ा ही है। हाँ बड़ी एरर है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। सर जो इसमें 17th वाला क्वेश्चन था उसमें जैसे आर, इसमें विदाउट है, हाँ क्या नहीं इसमें ये पूछा था r इज इक्वल टू 1 माइनस का ये लिखा हुआ है, तो उसमें एरर माइनस का डीए लिखेंगे, बट आंसर ना माइनस के डीए को डीए में कन्वर्ट करने से आ रहा था। किसमें? जैसे इसमें जो हम एरर लिखते हैं ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उस 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए वाला, हाँ आर की वैल्यू, हाँ तो तुम डिफरेंशिएट किया, हाँ बोलो। नहीं जो ऊपर सीधे फॉर्मूला लिखा हुआ वही छाप दिया था डेल्टा z। नहीं ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, आप डायरेक्ट मॉड नहीं ले सकते, समझ गए ना। ये दोनों डिपेंडेंट, एक सिंगल वेरिएबल है ना। हाँ तो आपको ऐसे नहीं कर सकते, आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा आर को। तो इसको -1 माइनस ए 1 प्लस ए प्लस 2 1 प्लस ए, समझ गए। r इक्वल टू -1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस ए। अब डेल्टा r इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर इनटू डेल्टा ए। लेकिन एक नेगेटिव तो हमारा भी आ रहा है, हाँ एक नेगेटिव हमारा अब भी आ रहा है, हालांकि एरर वैसे है, 4 आ रहा है। एरर है तो मॉड लगा दो ना, एरर तो मैग्नीट्यूड में, तो 4 ही तो है। फोन नहीं, आंसर आपका 2 है। आपने एक मिनट, मैंने होल स्क्वायर पूरे पे लगा दिया, पूरे पे पे लगा क्यों दिया। चढ़ा? नीचे था होल, ठीक है ठीक है चलो। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1। चले चले सर चले क्वेश्चन नंबर 2। चले सर ऊपर वाले क्वेश्चन में वो लीनियर पूछा था, लीनियर डिपेंडेंसी स्क्वायर पे कर रहा था। केटी प्लस सी को भी अपन लीनियर नहीं बोलते ना, अगर नहीं 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 नहीं, लीनियर तो कहेंगे, प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे। लीनियर तो कहेंगे ना, प्रोपोर्शनल mx प्लस c लीनियर है, प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन 2 हो गया। हाँ फिर से फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 हैज प्रूव्ड। हाँ मैं इसमें पूछा था सर 3 वाले में, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर कंडक्टिंग लिखा होता तो हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं ना सरफेस के। फिर परपेंडिकुलर होती है, और क्या। नॉन कंडक्टिंग वायर में क्या फर्क पड़ेगा, वायर सरफेस की बात करेंगे ना कंडक्टिंग में, तो सर शेल के लिए कह रहे हो ना, कंडक्टिंग लिखा होता तो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो फिर तो उसका चार्ज रीअरेंज हो जाते, फिर चार्ज रीअरेंज हो जाते, हाँ चार्ज रीअरेंज हो जाते, हाँ बहुत कहानी बदल जाती है। हाँ यूनिफॉर्म ही नहीं रहती, पूछा था कि परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे, वही तो लैम्डा आई चार्ज फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर सही होता ना, फिर तो डेली सही होता ना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस बिल्कुल सही होता अगर ये कंडक्टर दिया होता। तो अभी तो गलत है ना, ये अभी गलत है, वो तो चलो। फ्लक्स जीरो नहीं आता, फ्लक्स जीरो वो डिपेंड करता है कि हम सरफेस के जस्ट बाहर की बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज तो इनक्लोज कर ही रहे हैं ये अंदर, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे इंसुलेटिंग हो, फील्ड जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर गॉसियन सरफेस तुम्हारी ये दो थिकनेस है, अब कंडक्टर में फिर थिकनेस की बात आ जाती है, तो अगर तुम ये लोगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि उतना ही नेगेटिव इंड्यूस हो चुका होगा। लेकिन अगर ये लोगे तो फ्लक्स नॉन जीरो आएगा, वो तो डिपेंड करेगा। यस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। चले ये तो तय है, बात कर चुके हैं हम, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बस तुम्हें वो री भेज के करना है कि ये रे यहाँ से फोकस से जा रही थी।
सर इसमें लेकिन 45 डिग्री बहुत बड़ा नहीं है एंगल? उससे फर्क ही नहीं पड़ता। रे पूछा है ना, रे ठीक है। कैसी बन जाएगी शायद। इमेज पूछे। हाँ तो नहीं, चाहे बड़ा भी ले लो, ये अभी भी सही है, क्योंकि ये पैराबोलिक हमने माना, तो इसकी ये रे यहीं जाएगी। अब चाहे वो ब्लर बने चाहे कुछ भी बने, हर पॉइंट लाई तो इसी पे करेगा। अगर ब्लर भी बनेगी तो ऐसी एक्सटेंडेड ब्लर होगी। अच्छा ठीक है। वर्चुअल बन जाएगा आगे वाला हिस्सा। बिल्कुल सही है कि शार्प इमेज नहीं बनेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6। बॉम्बे वाला बॉम्बे वाला बॉम्बे In an experiment to measure speed of sound tuning for अरे वो constant length of 4K earphone, क्लोज। दो सक्सेसिव है, मान लीजिए इसमें डिपेंड कर जाएगा तो एक लैम्डा बाय हाँ। 4 है, एक वो 3 नहीं लैम्डा मान बाय सकते। 4 नहीं है। सर अब आप फोन नहीं मान सकते ना सीधे। एक मिनट रुको 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 तो, हम्म। लेकिन इनका रेशो कहीं से भी 1:3 नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा मानते तो रफली ये L1 और L2 का रेशो 1:3 मिलता, हाँ 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 लेकिन 1:3 तो नहीं है। इसका मतलब ये कुछ 2n+1 है, ये कुछ 2n+3 है। लगभग 3:5 का रेशियो। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। तो वो तो घटाओगे तो ये लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू L2 माइनस L1 प्लस माइनस 2 डेल्टा L है। शायद उसकी बात चल नहीं रही होगी मेरे ख्याल वो से, इक्वल है तो नहीं है उसके नहीं चले। हाँ। तो ये वेवलेंथ तो हमारी यहाँ से मिल गई, ठीक है। हाँ चलो अब इंड करेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ ऑफ साउंड हम निकाल चुके हैं, हाँ यही आई थी। है ना। अब हमें देखना है कि ये कौन से इंटीग्रल, तो इसमें छापोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये n की वैल्यू का नहीं, ऑर्डर मिल जाएगा ना। बट इसमें इको ई नहीं पता ना। वेरिएबल है ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई सॉल्व करने पे? 66 66.4 अप्रॉक्स इसके close है, ये 66। देख लिया। इंड करेक्शन तो काफी क्लोज होता है, काफी हाँ। टेंडिंग टू 0 होता है। तो अब हमें बस ये चेक उसको करना 0 है मान कि के रफली निकाल। इसकी वैल्यू कितनी आएगी। समझ गए, इसको अप्रॉक्स 0 मान के। ऐसे आ गया समझ में क्या कह रहा हूँ? हम्म। अप्रोक्सीमेटली 50। तो इससे तो मैं ऐसे ही लगभग किया था, आंसर, तभी आया था वो। है ना। नेगेटिव बन रही थी। क्या एंड करेक्शन अब बन जान दो नेगेटिव, अपना क्या जा रहा है। आपने सही जगह पे लिखा, वो लेंथ अगर में उसको- करेक्शन जोड़ते हैं ना तो हाँ। नेगेटिव। सर वैसे आपने इंड गलत करेक्शन लिखा मैंने है, उल्टी, L+E होता है। उस साइड इधर हाँ जोड़ा, बस इधर वही, जोड़ा, अब सही इधर होगा। जोड़ा, ठीक है। इंड करेक्शन राइट साइड आंसर आएगा। उन्हें कैसे आंसर और में बॉम्बे दे रखा था। हां मैंने चेक किया, बॉम्बे आ रहा था उससे। इंड करेक्शन नेगेटिव आ रहा है क्या? 16.6 नेगेटिव आ रहा है। नहीं, पॉजिटिव आया मेरा। अब नहीं आएगा, फिर आएगा, इससे अब आप- नहीं आएगा। लैम्डा बाय 4 मान के नेगेटिव आ रहा था वो, अगर उसको लैम्डा बाय 4 ही ले लेते हैं। नहीं ले सकते लैम्डा बाय 4, सीधी बात है, क्योंकि लैम्डा 66 है, तो लैम्डा बाय 4 17 के करीबन है। वो डेटा मिसमैच कर जाएगा। 17 के 16.5 के करीबन। 73 से 50 उन्होंने भी और में दिया है। ये थर्ड लाई आ रहा था, और ये थर्ड वाले से छोटा आ रहा तो 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 50.7 प्लस इंड करेक्शन। हाँ इंड करेक्शन नेगेटिव आ था। रहा है, नेगेटिव आज नेगेटिव आ रहा है, ध्यान नहीं दिया होगा, हाँ। मैग्नीट्यूड देख के लगा दिया। क्योंकि ये 16.5 है, 16.5 का 3 गुना 50.5 है, नेगेटिव आ रहा है। हाँ वो बन रहा था 49.5 बन। इसीलिए उन्होंने शायद बी ऑप्शनल कर दिया है ना, क्योंकि ये माइनस आ रहा है। तो अब तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे। एबीसी और एसी दिया है, वैसे एसी लगाना चाहिए, क्योंकि इंड करेक्शन नेगेटिव आया है। तो एबीसी दिया। तो नेगेटिव देना चाहिए था ना। इनिशियली एबीसी दिया था, बाद में और में कर दिया था शायद। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जो 8। रेजोनेट करने की फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी थी, हाँ उसमें अपन को सीधे लैम्डा से डिवाइड करेंगे या फिर अपन उससे डिवाइड करेंगे, मतलब अपन रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी उसके nth हार्मोनिक से। इस स्टेट की दे रखी है ना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही है ना। इवन वेवलेंथ भी कांस्टेंट है, कौन सी चीज बदल रही है? कुछ भी तो नहीं बदल रही है, सिर्फ लेंथ बदल रही है। हां वेवलेंथ वेवलेंथ भी तो कांस्टेंट है, हां ठीक है समझ गए। तभी तो ये लेंथ 3 गुनी होती है अगले पे, सही है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 8 चले 9 चलिए
चले चल रहा है। ओके बस था चल 10 11 10th चल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 50 टन, ईच टन का एरिया दिया है, प्रोड्यूस बाय इनसाइड दिस टॉर्शनल कांस्टेंट व्हेन अ करंट फ्लोज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल द गैल्वेनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ठीक है, तो पहले इससे हम निकाल लेंगे IG। तो एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा। ये समझ में आया? मैक्सिमम टॉर्क। यस सर। तो हाँ। इसका टॉर्क तो रफली कांस्टेंट ही होता है रेडियल फील्ड की वजह से, ड्यू टू रेडियल फील्ड, क्योंकि m क्रॉस b आता है, mb sin 90 आता है। ये टॉर्क थीटा के साथ डिपेंड कर रहा है। तो अब इन्होंने रेडियंस दे रखा है, c दे रखा है, तो इससे हमारा I मैक्स मिल जाएगा। ठीक है, बस यही पूछा था। बस इसके बाद तो हो जाएगा। करूं क्या? हाँ नहीं 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 IG की वैल्यू मिल गई, फिर वो कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 11। अरे चल रहा 11th वाले एक बार वो डेल्टा एल बता दीजिए, कंफ्यूज हो गया। क्या? डेल्टा एल मतलब वो स्ट्रेन बता दिए कैसे लिखेंगे, कंफ्यूज हो गया। Length of the wire of the load, the vernier scale with 10 at next to the steel wire reference wire of least count ये है। 10 division of vernier, 9 division of main scale, मतलब स्टैंडर्ड है। 0 of the vernier coincide with 0 of main scale load on the screen, the vernier scale। ठीक है, तो लेंथ निकाल लो, लेंथ कितनी है? एक्सटेंशन। हाँ बिल्कुल। सब पहले से ही लोड की लेंथ दे रखी है, 1 मीटर लोड लटका के रखा था। वो तो इसलिए लटकाते हैं, वो तो हम इनिशियली इसको खिंचा रखने के लिए लटकाते हैं। ये W इसे डेड वेट कहते हैं। अच्छा ओके, है ना? एक्स्ट्रा वेट के बराबर। ठीक है, अब इससे एक और वेट लटकाया होगा, लेंथ ऑफ द वायर विथ लोड। देखो यही लोड के साथ 1 मीटर। अब हम इस पे एक और लोड लगाएंगे तो इसमें स्लाइट एक्सटेंशन होगा। हाँ एक मिनट में, एक्सपेरिमेंट्स, सेल सेपरेटर्स। चलो ये स्क्रीन देखिए, ये है सेल सेपरेटर्स। हाँ देख रही है। हाँ, अभी देखो क्या है, लोडिंग कर रखी है हमने। इसमें जुगाड़ क्या है, ये हमारा एक रेफरेंस वायर है, ये रेफरेंस वायर, ये दूसरा वायर है ना। इनिशियली हम लोडिंग करके रखते हैं इसमें, इसको हटा दो। तो लोडिंग मास 0, इतना सारा मास क्यों दिख रहा है इसमें? एक मिनट, सिमुलेशन रन नहीं है। ठीक है, लैग कर रहा है। लैग कर रहा है? वो तो ठीक है, मेरे में भी अजीब सा चल रहा है। ब्लिंक कर रहा है। हाँ ब्लिंक कर रहा है मेरे में भी। हाँ ब्लिंक कर रहा है, पता नहीं क्या, जो कुछ शेयर किया तो ब्लिंक करने लग गया। ब्लिंक कर रहा है तो मैं घुमा के नहीं दिखा पाऊंगा यार। ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? बहुत ज्यादा कर घूमा था अभी। रीस्टार्ट कर ली, हो गया। पता नहीं क्यों रीस्टार्ट कर दो। एक मिनट क्यों ब्लिंक कर रहा है? हाँ वो शायद, पता नहीं, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ, है ना। कुछ दिक्कत ही है, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। सर 10th वाले में आपने NIAP क्यों लिखा था? M cross B। NIAB ये भी क्या? एक मिनट, NIAB नहीं जानते? M क्रॉस B। अच्छा टॉर्क। मैं समझ गया दिक्कत क्या है। खुल जा, ये सर्च करने का नहीं आ रहा है कुछ। कंप्यूटर कितना स्लो हो गया। जूम गद कर देता है ये जूम।
बहुत है मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया। हाँ बहुत है भी है। दिख रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा है, मेरा भी पीछे फिर भी हैंग हो गया। हाँ ये फाइल खुल गई। चलेगा क्या है पीछे MS Team हमेशा चलते रहते हैं। भाग जाओ तुम, ये क्या है, ये जो भी है तुम भी भाग जाओ। ये तो जूम शेयरिंग है। ओके जूम की देखो पीछे एक ऐप चलती रहती। हाँ जो कंट्रोल वाली अलग होती है। हाँ बैकग्राउंड चलती है। देखा जब आप खुला इतनी देर में। क्वेश्चन नंबर 13 में, सॉरी 12-13 में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं शायद। चले 14 चले चले ये तो इसका मतलब अपन आ जाए 15 पे। 15 चले बहुत ही 16 चले 17 चले 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 हो गया। चल 18th वाले में 40 या कंजर्वेटिव लिखा था, 0 मानने की कंजर्वेटिव क्या करना? देख लूं। सॉल्व हो गया था क्वेश्चन। केसेस थे। ऑप्शन में लिखा था। ओके वो बताना है शायद हमें, है ना? हाँ वही बात। हाँ इधर 0 और कंजर्वेटिव दोनों के लिए सोचना है ना। पोजीशन से समझ में आ जाएगा वो तो। वो यही सोचेंगे ना, r का डेरिवेटिव करके चेक कर लेंगे कि R किस का पर 40 डेरिवेटिव आ रहा करके है। चेक, बिल्कुल ठीक है। वो बताने की जरूरत भी नहीं थी वैसे उनको। एक मिनट अपना उठा लेता हूँ यहाँ से। सिंफी कहाँ है? NTU एक्सपेरिमेंट्स एंड डिवाइसेस आ जाओ भाई। सेल सेपरेटर्स अब चलेगा बढ़िया। अब बढ़िया चल रहा है। अब चलेगा। हाँ अब नहीं है दिक्कत। चलो हाँ तो देखो ये यहाँ से क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम, सॉल्व इट, रीसेट। देखो ये हमने वेट लटकाया इस पे, मास शायद यहाँ कम कर सकते हैं, पहले मास कम कर दिया। तो यहाँ ये देखो ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ये प्योर हॉरिजॉन्टल है, क्लियर? और ये जो दिख रहा है ना ये आइटम, ये जो पार्ट है यही जूम करके यहाँ बना है। तो दरअसल यहाँ ग्रेजुएशंस हैं, ये वर्नियर है, राउंड वाला वर्नियर है, ठीक है? अब देखो क्या करते हैं कि हम ज्यों ही लोड कर रखेंगे, ये दिख रहा है ये नीचे गिरने लग गया। ये देखो ये एंगल पे आ गया, थीटा आ गया ये। हाँ तो ये जो छोटा सा डेल्टा एल है हमें ये पता करना है। तो हम उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, जुगाड़ क्या है कि ये जो रॉड है ना, ये वही ब्लैक रॉड है, ये ब्लैक रॉड यहाँ है। अब अगर इस स्क्रू को आप ऊपर उठाओगे तो ये ब्लैक रॉड ऊपर उठेगी, और ये ऊपर उठेगी तो ये लेवल पे आ जाएंगे दोनों। तो हम बस यही करने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं, इसको घुमाएंगे। कौन तरफ घूम? ऊपर उठाना है। देखो ये उठा रहा हूं, शायद दिख रहा होगा ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है। अब एक वैल्यू पे ये स्प्रिट लेवल बिल्कुल सेंटर पे आ गया जिसपे मैच लिखा आ गया। समझ गए? अब हमने काफी छोटी चीज लेंथ घुमाई है, तो उसी लेंथ को अब देखना जब ये 0 था, इसको रीड कैसे करते हैं। देखो इसका 0 0 से मैच कर रहा है, ये देखा?
हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखो, इसका 0 उसका 0, ये बस हाँ। वर्नियर दूसरे तरीके, एक तरह से सर्कुलर स्केल है ना, स्क्रू गेज की तरह। हाँ अब हम अगर इसको घुमा रहे हैं तो देखो ये पिच वाला ही केस हो गया, हाँ है ना, स्क्रू बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है। और अब इसकी रीडिंग कितनी आई, इत्तेफाक से 0.6, ये 60, देखो 60 वाली लाइन में मैच कर रही है। यस सर। और मेन स्केल कितना है, 0। मेन स्केल समझ गए कौन सा आएगा, ये वाला। हाँ हाँ तो इसकी ये लाइन किन दो के बीच में है, तो 0 और 1 की। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0। सर्कुलर स्केल कितनी है, 60। टोटल डिवीजन इसके कितने हैं, 100। मेन स्केल का 0.1। यस सर। टोटल डिवीजन शायद 100 ही है, 100 है। और मेन स्केल डिवीजन 0.1 है, दिख रहा है। तो ये रीडिंग मिल गई हमें 6/100। क्लियर। तो 0.06, लेकिन हाँ, तो एक्सटेंशन यही बन गया। तो अब ये हमने कुछ ज्यादा कर रखा है, इसीलिए मैच नहीं कर रहा है। तो 60 पे ले जाएंगे तो मैच कर गया होगा शायद। कीबोर्ड से नहीं होता है। हाँ, आगे समझ में रीडिंग कैसे ली। हाँ सर आगे। पक्का। सर हाँ सर। ये इसको घुमाने से ऊपर कैसे जा रहा है पर? अरे ये स्क्रू लगा है, स्क्रू घुमाने से ऊपर जाता है ना। अच्छा सुनो, इसको सीधे ऐसे सोच लो ना, सोच सकते हो। ये है। अब आया कुछ समझ में। इसको घुमाते ऊपर जाता है। हाँ तो स्क्रू गेज ही है एक तरीके का, समझ गए। समझ गया। तो ये लेंथ हम मेजर कर लेंगे, इसका लीस्ट काउंट डिफाइन होगा। इसकी रीडिंग से डेल्टा एल आ जाएगा। इसका लीस्ट काउंट आ गया ना, अब नहीं मिला। मेन स्केल डिवीजन बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये लीस्ट काउंट। पिच बाय एन, ठीक। ओके, निकला है लीनियर। आ गया समझ में। अब आ गया। हाँ अब आ गई फील कि ये कैसे काम करता है। बंद कर दूं इसको। हाँ किधर थे अपन, क्या खोला है ये, हो गया था पेपर। कुछ तो पेपर हो गया। पेपर हो गया। सर वो NIAB वाला एक बार फिर से बता दीजिए, वो नहीं समझ। ये लास्ट वाला भी अरे समझा यार गजनीज, टॉर्क एम क्रॉस भी होता है ना। वो तो ठीक है, वो मेरे को करंट में कंफ्यूजन है, कौन मैग्नेटिक से मोमेंट current? NI एरिया हाँ क्रॉस भी। क्रॉस भी हो गया। sin 90। तो अब ये जो हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट बोलते हैं, वो ये वाला आई होता है कि IG वाला? ये ही होता है, यही होता है। तुम्हें अब बोर्ड नहीं देना पड़ा ना, तो सब भूल गए तुम लोग। ये ऐसा कॉइल होती है। हाँ टॉर्क आता है। ऐसा होता है कुछ। और थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी आती। हाँ तो यही तो मैग्नेटिक मोमेंट है m वेक्टर। इसी में जो करंट IG जाता है ना, इसी के थ्रू IG जाता है। IG इसके थ्रू, ठीक है। ठीक, आखिरकार समझ गए। तो वो लास्ट वाला भी बता दीजिए। चले सर, चलो। कौन सा लास्ट वो वाला? 18th वाला। 18 वाला क्या था? 18th वाला कंजर्वेटिव और जीरो फोर्स। ये हाँ तो ठीक है, देखते हैं। ये हमें हर बार इससे देखना पड़ेगा शायद। पोजीशन वेक्टर इसका कैसा है, अल्फा टी बीटा टी। तो वेलोसिटी आ गई कांस्टेंट, एक्सीलरेशन आ गया 0। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, एनर्जी भी कंजर्व्ड है, सब कुछ कंजर्व्ड है। ओके, पहला तो ठीक है, सब आएंगे पहले। हाँ। अब दूसरे के लिए ये cos थीटा अल्फा इलिप्स में घूम रहा है, तो ग्रेविटेशनल वेलोसिटी आएगी ग्रेविटेशन वाला हो ओमेगा, गया। एक्सीलरेशन माइनस r वेक्टर के। ये बस ऐसे समझना है कि इसका जो एक्सीलरेशन वेक्टर है वो माइनस KR वेक्टर है। हाँ SHM टाइप। SHM टाइप का। और x अगर ये SHM का है तो कंजर्वेटिव फील्ड वाला केस है। d2r वेक्टर बाय dt स्क्वायर माइनस KR वेक्टर है, मतलब कंजर्वेटिव फील्ड है। हाँ ये वाली इसकी काइनेटिक एनर्जी तो वेरिएबल है।
पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएबल है ना, लेकिन लीनियर मोमेंटम वेरिएबल है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम कंसेप्ट है। किसके अबाउट पूछा है वैसे? origin उन्होंने मेंशन किया था अबाउट हमेशा ओरिजिन से पास हो रहा है, हमेशा ओरिजिन से पास पास ही हो रहा है। ये मोशन सिंपली ऐसी है, ये समझ रहे हो? ये पता है क्या है? एक पर्टिकुलर इस पे ये स्प्रिंग incline लगा दो और कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई ऐसे है, ये एसएचएम करेगा बस इसके अबाउट। ये सोच पाए? स्टैंडर्ड एसएचएम, ये समझ में आया ना? ऐसे एसएचएम करेगा। हाँ, एक पर्टिकुलर थीटा पे रहेगा। थीटा तो थीटा आएगा tan इनवर्स बीटा बाय x और y पे सिस्टम कर रहा है ना। ये चला नहीं वाई बाय एलिप्स नहीं होगा? नहीं होगा एलिप्स। अरे एक्स और काय का एलिप्स होगा? किसकी बात कर रहे हो? सर उसका क्यों पाथ वाली? सर एलिप्स होगा, प्लेनेटरी मान लेते हैं, प्लेनेटरी मोशन। तो ये कह रहे हो तो प्लेनेटरी मोशन होगा। प्लेनेटरी मोशन में ओमेगा वेरिएबल होता है। हाँ, पास में तेज होता है। क्या कहना चाह रहे हो? लोकस, ओके लोकस की बात कर रहे हो ना, मैं समझ गया शायद लोकस का। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t y, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा वो तो हमें अब इससे देखना पड़ेगा। तो x बाय a का होल स्क्वायर, अल्फा का होल स्क्वायर, y बाय बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा, है ना। और एनालॉजी ये थी कि हम स्प्रिंग मास सिस्टम को दो हिस्सों में तोड़ दे रहे हैं, इसमें और इसमें। लेकिन दिक्कत क्या है, इसका एम्पलीट्यूड a1 और a2 डिफरेंट है। अगर एम्पलीट्यूड दोनों के सेम होते तो स्ट्रेट लाइन मोशन होती, इसके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो ये इलिप्टिकल मोशन है। लेकिन फोर्स हमेशा एम्पलीट्यूड सेम हो तो इसमें फोर्स हमेशा आर वेक्टर के सॉरी फेज डिफरेंट है, फेज डिफरेंट है। अगर फेज सेम होते, मैंने एम्पलीट्यूड बोल दिया, पाई बाय 2 के अलग। अगर फेज सेम होते तो स्ट्रेट लाइन है, हाँ है, यही स्ट्रेट लाइन होती, कट जाता फिर तो ठीक है। लेकिन फेजेस डिफरेंट है तो फिर ये ठीक स्ट्रेट है। लाइन ना होके एलिप्स बन गई। लेकिन इसका फोर्स के आर वेक्टर है, तो इस पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फोर्स हमेशा ओरिजिन से पास होगा। क्लियर? ये ग्रेविटेशन वाला केस नहीं है, उसमें फोकस से पास होता था और उसमें ये ओमेगा वेरिएबल निकलते थे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इत्तेफाक का क्वेश्चन वैसे मैं कर लिया था। अब बाकी दोनों हो गए। सर थर्ड वाले क्वेश्चन में सर बॉम्बे कैसे आया सर इसी पेपर की? थर्ड कहां से आ गया इसमें? बॉम्बे नहीं आ रहा था समझ में। Z component of electric field at all points is 0, Z component of electric field। अरे यार जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसी है तो Z कंपोनेंट आएगी नहीं ना कभी। बिल्कुल। Z आई कहां से? ये तो इंसुलेटर है, खुद की फील्ड तो है नहीं इसकी। ठीक है आगे कुछ तो हो गया। तो मेंस के लिए मेंस का कौन सा पेपर मैंने शेयर किया था? इसमें नंबर कितने आने चाहिए सर वैसे? 2018 में प्रीवियस है, देख लो। तुम तो अपना रैंक एनालिसिस कर लो यार, पिछला है तो तुम्हारे पास। हाँ चलो डाउट पेपर से पहले करा चुके हैं। डाउट बताओ, क्या ये पेपर हाँ, पहले ये करा पहला चुका हूँ? पहला ही नहीं का प्रीवियस से सब पूरी करा चुके हैं। तो फिजिक्स के तुम मैच करो, का फिजिक्स से चेक करो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हाँ सर, ये वाला बताना सब तो सही है। ये मैग्नेटिज्म लूज कर जाता है क्या? अरे होता है ना गर्म करने पे। नहीं, आगरा ऑप्शन सही कैसे हुआ? मैग्नेटिज्म ऑफ अ पैरामैग्नेटिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। यही तो होता तो है, यही तो क्यूरीज लॉ है। इनने इनकरेक्ट में आंसर दिया है वो। अबाव क्यूरी टेंपरेचर। अब क्यूरी नहीं हुआ ना भाई, अब गलत हो गया फिर। क्यों? T माइनस वे कर ले। नहीं, ये T माइनस TC होता है, ये होता है। हाँ, वही कंफ्यूज हो रहे थे दोनों में। हाँ, एक में T नहीं, T ससेप्टिबिलिटी माइनस लिखा था। TC पे डिपेंड करता है।
ठीक है, तो उसको इनवर्सली नहीं बोलते क्या? सर क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर Universally से वो कहाँ है? नेचर ही चेंज कर लेता है ना। क्यूरी पे फेरा, क्यूरी वो है जिसमें फेरा पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, सीआरटी में हाँ इनवर्सली वही, लिखा है वो। है ना? हाँ एब्सोल्यूट के। और ठीक है, और एक बार ये पैरामैग्नेट आ गया तो ससेप्टिबिलिटी फिर 1/T-TC पे डिपेंड करती है। एनसीईआरटी अच्छा में भी यही फेरो लिखा है, वाला अलग है। एनसीईआरटी में भी यही लिखा है भाई, नहीं लिखा है कुछ और। एक से डेली ऑप्शन भी सही है ना। When the ferromag is placed in non-uniform magnetic field, tends to move, the sample tends to move towards the region of high field. ये कैसे? Towards the region of high field. वैसे लिखा तो सही है, देखो मतलब ऐसी अगर फील्ड बनाएंगे ना तो इसका यहाँ का पोलराइजेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ, तो इस पे फोर्स ज्यादा आएगा। हाँ समझ गया ना? अच्छा, तो जैसे attract यहाँ हो अगर जाएगा। साउथ बना, यहाँ नॉर्थ बना, तो नॉर्थ को अगर रिपेल करेगा तो साउथ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट सही जीत लिखा है, जाएगा। सही लिखा है। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2 हो गया 3, चले 4 हो गया। चले 5 हो गया। चले हाँ हो गया। हाँ वो चलो। वैसे इस पे f की वैल्यू दी नहीं थी। किसमें? अरे तो वो तो निकालनी थी ना। हाँ वही तो, इससे निकालोगे ना, यहाँ फ्रिक्शन स्लिपिंग नहीं आएगा, होगी ना। यहाँ mg आएगा, इसके अबाउट टॉर्क आएगा। टॉर्क बैलेंस कर देंगे। सॉरी। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये नंबर 6 का बॉम्बे आ रहा था। हाँ बॉम्बे आया था रूट 20। नहीं सही। Bob is connected with ideal. The bob is at low speed as shown when it reaches the highest point. String is cut. Bob hits the ground. है तो वहां टप्पर है, तो रूट 5 ठीक है, तो GL मैं यहाँ चेक कर आएगी, लूँ क्या। हाँ वही घूम जाएगा। लेंथ 4L आएगी, हो लेंथ तो 2L नहीं ले ली थी। हाँ शायद यही किया था। 3L ले लें। 3L ठीक है, आ जाएगा। 3 का मल्टीपल ही आएगा। ठीक, 2h/g √5 GL। मेरा रूट 30 क्यों आया? रूट 30 ही तो है, आगरा ही तो है। वही तो है। ठीक 2 ही ले क्वेश्चन लिया। नंबर 7 हो गया। चले ठीक है, हाँ वो जुगाड़ बताई थी शायद, उससे कर सकते हो। 4 के उससे ये वाली हाँ, स्प्रिंग K उठा by के 4 यहाँ लगा लो, ये उठा के, तो KA अब सब और सीरीज में। KB दोनों सीधे सीधे आ जाएंगे सीरीज में। तो और 1 बाय किस फॉर्म में? करके K × 4 या 1/4? 1/4। अगर ये भूल जाते हो तो ऐसे सोच लिया करो, ये x है, ये x/2 होगा, तो यहाँ kx/4 आएगा, तो टेंशन यहाँ 2T ये आएगा। k/4। हाँ यही किया। इनको सीरीज में सॉल्व कर दो, तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/k + 4/k। हाँ या x1 x2 इनका लो जैसे इन्होंने संघर्ष किया है। मैंने नहीं क्वेश्चन 8 हो गया। चले। हाँ शीयर स्ट्रेस, टेंजेंशियल एरिया। ठीक है, टेंजेंशियल एरिया। क्वेश्चन 9 चले। वर्क एनर्जी थ्योरम सीधे। हाँ क्वेश्चन 10 चले। 10 हैंसब्रूक। हो गया। 11 हाँ इसका हाँ 12 चले। स्टडी स्टेट 1। 13 रिपीटेड लग रहा है ये मुझे। हो गया। 13 हो गया। हाँ चेंज की वजह से वो गलत हो गया बॉम्बे, उसमें -1 हो जाता ना। क्वेश्चन 14 हो गया। हाँ सर, ये जो लिखा है कट ऑफ और स्टॉपिंग, ये सेम होते हैं? कट ऑफ वोल्टेज और जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये कट इसी ऑफ क्वेश्चन। वोल्टेज लिखा है क्या? कहाँ, किस क्वेश्चन? हाँ ऊपर लिखा है, ऊपर 14 में। कहाँ कट ऑफ वोल्टेज वही है?
अंडरस्टूड है वो तो। मतलब एक ही चीज होते हैं ना, वो अलग हाँ, अलग हाँ। लग रहे थे मुझे। नहीं नहीं, कट ऑफ मतलब जिस पे खत्म हो गई चीजें, कट ऑफ हाँ, मतलब वही। जिस पे खत्म हो गई बस, तो दोनों चीजें सेम ही। हाँ क्वेश्चन 15 16 चले, ये 16 वाला अच्छा था, इसे वो उससे सोच गया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से 16? नहीं हाँ, उस सिंपल टाइम हो क्या कह गया। रहे रे? सीधा था। पता नहीं क्या कह रहा है वो, मैं कुछ और लैग कर गया वो खुद। ठीक है, हाँ तो वो तो इससे इससे अंदाज लगा लो कि इन इस पॉइंट पे बी और सी में कंपेयर करना है तो इस पॉइंट पे कंपेयर करो। इस पॉइंट पे बी और सी में किसकी स्पीड ज्यादा होगी? बी की। सी से ज्यादा है। बी की ज्यादा होगी। वेलोसिटी ऑफ बी, हाँ। वेलोसिटी ऑफ सी, सी से ज्यादा डिस्टेंस सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी इज मोर देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी। और यहाँ कंपेयर करेंगे हम कमी है वी सी और वी जो आपके ई, अंदर चला गया। है ना? तो वी एक ही ज्यादा होगी। हाँ ठीक, तो डिस्टेंस सेम है तो इससे ठीक एंगुलर है। मोमेंटम सी और एंगुलर मोमेंटम ए पता चला। मैं कुछ और भूल गया था। क्वेश्चन 17 चले। फोर्स से करो, है ना? हाँ, फोर्स इक्वल टू एम जी, लेयर पे बैलेंस कर दिया था। फोर्स इक्वल टू एम जी, प्रेशर डिफरेंस से भी 2t cos थीटा या t cos cos थीटा थीटा 1 हो गया था। इंटू 2 पाई r, ये फोर्स है, इज इक्वल टू रो v1 प्लस रो v2। आ गया? यस। और v1 पाई r स्क्वायर h1, ये पाई r स्क्वायर h2। तो बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, ठीक है? फिर इसमें रो टू का रोल कहाँ है? या मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ। हाँ किसमें? वही तो, उससे भी आ रहा था। हाँ, प्रेशर से भी आ जाएगा। इसमें रो टू का रोल कहाँ आएगा? क्यों? जो आपने वेट लिखा है। अरे रो 1 रो 2। हाँ वही। अब वो देख लूं है क्या क्वेश्चन। कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड, द डेंसर लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी एंड अटेन्स अ हाइट h। ओके, डेंसर मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, तो यहाँ जो भी वॉल्यूम है सिर्फ रो 2 वाला वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ हमें सिंपली क्या करना है, हाँ क्वेश्चन तो ये अच्छा था क्वेश्चन। नहीं सर, उन्होंने क्या cos थीटा 0 दे दिया था, तो वो 2t/r से अच्छा लगा नहीं और नहीं लिख भी दिया था देते लास्ट। तो कि ये बनता, प्रेशर डिफरेंस से किया तो था। हम सिंपली क्या करते, इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस निकाल दो, ए और बी का। समझ गए? तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो 1 एच जी, ये रो 1 ये रो 2। प्रेशर एट बी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस 2t/r cos थीटा प्लस रो 2 एच जी। आ गया समझ में? ए और बी का प्रेशर हमने बराबर कर दिया। हालांकि हम डायरेक्ट ए और बी का नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ फ्लो अलाउड है नहीं, वो हमने सी और डी का किया है और नीचे सी से और डी किया से था, हाइट हाँ। सेम है, इसीलिए हम सी और डी का बराबर कर सकते हैं। याद आया क्या कहा मैंने? फ्लो हाँ, अलाउड जो नहीं है उसमें तो प्रेशर बराबर नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली हमने किया है बराबर। हाँ पहली क्लास। तो या फ्री बॉडी डायग्राम से करो या प्रेशर से। 18 18th वाला नहीं, एक बार 18 वाला बता दो। इतनी अच्छी पतंग बनी नहीं बनी है पतंग तुमसे। हाँ ये 30 बता बन दो। गया था मेरा तो डायरेक्टली। Efficiency of a thermodynamic cycle 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 1 20%, another 1 3 4 1 10%। Efficiency of thermodynamic 1 2 3 4 1। ये क्या है? निकालना पड़ेगा, पता नहीं, क्योंकि इन्होंने दिया नहीं, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली आंसर निकलने चाहिए। हाँ Q और Q2 मान के, है ना? देखते हैं, तो यहाँ P और V प्रोपोर्शनल है ना? तो अगर हम इस पे लिखें कि यहाँ इसने Q1 एब्जॉर्ब किया, है ना, यहां से Q2 एब्जॉर्ब किया, Q3 रिलीज किया, ठीक है? तो अब यहां से करते तो इसका वेरिएबल का नाम तो Q3 आता, हाँ बस ये दो लगाते, है ना? ये लगाता Q4 और Q5। यहां से एब्जॉर्ब करेगा, इनसे फेंकेगा। एक मिनट देख लें, Q4 से एब्जॉर्ब करेगा। एरो कैसे? एरो क्या है? 1 3 साइक्लिक एरो तरह ऐसा से। नहीं, दोनों के एरो सेम है, मैंने एरो उल्टे बनाए। हाँ सेम बने तो आंसर वहीं पे ऐसे है ना एरो, ठीक है? हाँ तो यहां से Q3 अंदर आएगा, सिमेट्री, ठीक है? यहां से Q3 अंदर, यहां से Q4 और Q5
बाहर। चलो पहले की इफिशियंसी कितनी आएगी, वर्क डन अपॉन Qn, Q1 प्लस Q3। इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, वर्क डन के लिए तो एरिया सेम ही है, अपॉन हाँ Q3, क्यू Q1 Q3। ये क्या है, मैंने ये Q2 था शायद, है ना, हाँ ये बनेगा, है ना। वर्क डन दोनों का सेम है, Q1 और Q2, और Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इसकी वैल्यू थी क्वेश्चन में W। तो W से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो Q1 Q2 बाय W माइनस Q3 बाय W इक्वल टू 1, Q1 प्लस Q2 बाय W। और टोटल एफिशिएंसी तो 1 लिखी अपॉन नहीं है, ईटा 2। टोटल एफिशिएंसी आएगी 2W अपॉन तो वही तो निकालना है। Q1 प्लस Q2। अरे रिलेशन निकाल लेना। अच्छा टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, वर्क डन आएगा 2W, हीट इन आएगी Q1 प्लस Q2। ये 2 ईटा नहीं आ गई सीधे इससे। हाँ सर, वो तो मतलब वैसे 20 आ रहा है। ये 2 ईटा सीधे नहीं आ नहीं, वो गया, अलग अलग है, अलग अलग है, ईटा 1 और ईटा 2। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ ये ईटा 1 है, ये ईटा 2 है। ईटा 1 का वर्क W है ना, और इनपुट Q1 और Q2 है। ईटा 2 का वर्क, आप वर्क से मान रहे हैं ना, इसलिए वर्क मैंने सेम माना। हाँ इन्होंने पता नहीं, हो सकता है हाँ, सेम ना माना। हाँ क्योंकि वर्क मैंने सेम मैंने माना तो है। चलो वर्क अपन डिफरेंट मान लेते, सेम ही लग रहा है। फिगर से तो सेम ही एक लग में रहा है, नेगेटिव लेकिन एक में पॉजिटिव हो रहा है। पता नहीं, आंसर से पता चल जाएगा देखते। वो शायद है नहीं वर्क से, हाँ एरिया नहीं, शायद डिफरेंट होंगे, हो सकता है एरिया डिफरेंट होंगे। अरे यार ये फॉर्म में अच्छा सेम होगा कैसे, वो बदल जाएंगे। कहाँ थे अपन, वर्क सेम है ना, वर्क डिफरेंट है माना मतलब। तो अगर मैं हाँ वर्क अगर डिफरेंट मानूं तो इससे आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा तो इन्फॉर्मेशन दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, वर्क सेम मान लिया तो ईटा 1 की वैल्यू दे रखी है, ईटा 2 की वैल्यू दे रखी है, वर्क 1 वर्क 2, तो ये आ जाएगा ईटा इक्विवेलेंट टू वर्क 1 प्लस वर्क 2 अपॉन Q1 प्लस Q2। सही। तो ये वर्क 1 बाय ये बन जाएगा ईटा 1। अब अपन को लिखना है वर्क 2 अपॉन Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू इन्फॉर्मेशन कम सी लग रही थी। नहीं, देखते हैं शायद नहीं हो। Q1 के साथ रिलेशन था। Q3 माइनस W1, अगर मैं इसको ये लिखूं Q3 माइनस W1, तो Q3 बाय W2 ईटा हो जाएगा, और W1 बाय W2 का रेशो अब भी बच जाएगा। हाँ बच जाएगा। आना तो चाहिए यार आंसर, पता नहीं इन्होंने क्या किया, मतलब इनके हिसाब से ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि कर्व कैसा है। कहीं तुम लोगों ने सॉल्यूशन देखा होगा, इन्होंने वर्क बराबर यूज किया क्या कहीं? सर उन्होंने तो डायरेक्ट लिख दिया, समझ में नहीं आया। वो डायरेक्ट ये 1/QL वो उसका होता था। वो तो टेम्परेचर, वो तो T1 बाय T2 होगा ना। नहीं, इन्होंने जो लिखा है 1/5 कर लो 1 - QL/QG। नहीं वो तो इन्होंने तो ऐसे किया है, देखो एक इंजन ये है, एक इंजन ये है, हाँ वही इंजन मान के, है ना। ये इंजन इसको दे रहा है, यहाँ से ये Q ले रहा है, और यही हमारा Q1 प्लस Q2 था, हाँ ये वो भी यही Q4 प्लस Q5 था, ये हमारा ऐसा था। इसका ईटा 1 है, इसका ईटा 2 है, ये एफिशिएंसी है। अब हमें एफिशिएंसी इसकी निकालनी है, Q1 प्लस Q2 लिया, Q4 प्लस Q5 भेजा, इसकी एफिशिएंसी। तो ये Q1 प्लस Q2 को हम सिंगल वेरिएबल मान सकते हैं। ये Q1 सिंगल वेरिएबल, मतलब हम इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ईटा 1 ईटा 2 Q1 Q2। पक्का समझ गए ये क्या कहा मैंने? सीरीज में है, क्योंकि साइकिल के हिसाब से इसने Q1 प्लस Q2 लिया, इसको दिया, इसने लिया और ऐसे फेंका, ये था। तो हमने क्या किया, इनको इस सिंगल वेरिएबल मान लिया।
क्योंकि वैल्यूज तो हमें निकालनी नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया Q2 ये क्यों लिया सर बीच में? कुछ भी अननोन है, वो तो एक ले रहा है दूसरा फेंक अच्छा रहा है, दूसरा बार, हाँ ठीक। ये नए अननोन है, Q2 पिछले कुछ अननोन और से है। लेना देना हाँ, नहीं है। हाँ। तो हाँ, अब ठीक है हमें फिर। एलिमिनेट करना है ईटा इक्विवेलेंट की वैल्यू Q1 माइनस Q3 बाय Q1। Q1 क्लियर? यस सर, वो डब्बा बंद कर दिया उन्होंने अंदर का। ईटा 1 की वैल्यू Q1 माइनस Q2 बाय Q1। अब हो जाएगा। आ गया, डिवाइड कर देंगे इसको, है ना? अब तो आ गया, डिवाइड कर देंगे, ठीक रेशियो आ है, जाएगा, फिर निकाल देंगे। ये बहुत सही जुगाड़ है। मतलब ये इंडिपेंडेंट आया है ना, क्योंकि ईटा 1 1 माइनस, तो Q2 बाय Q1 1 माइनस ईटा 1, Q3 बाय Q2 1 माइनस ईटा 2। तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो Q3 बाय Q1 1 माइनस ईटा 2, यही बना ना? सही कर रहा हूँ? इफिशियंसी हमारी 1 माइनस Q3 बाय Q1 था, तो ईटा इक्विवेलेंट आ गया 1 माइनस ईटा 1 1 माइनस ईटा 2, टोटल माइनस नन, जैसा प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। इसको सर एक मिनट इरेज करे बिना आप ऊपर कर देंगे? क्यों? ऊपर ही तो है तो क्वेश्चन को साथ स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन, इधर चिपका दिया मैंने। 1 माइनस, आंसर तो चेक कर लो पहले। 1 माइनस 20% और 1 माइनस 10% है ना, तो 8.8.9 28 आ रहा है क्या? 2 दिया। हाँ 280 है। 28 आ अच्छा रहा है। 28 है, ओके। मैं 28, 28 ही है। हाँ ठीक। आ गया समझ में रिजल्ट? तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि दो इंजन सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट उनका क्या आएगा, और वो सीरीज में लगाने का ही ये अप्रोच था। शायद समझ में आ गया होगा। मतलब सर फर्क ही नहीं पड़ता, हम बस एफिशिएंसी दे दो तो हम निकाल लेंगे। हाँ, एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, रिलेशन की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एफिशिएंसी इसी हो गया। हाँ। ये हमने अपनी इंजन तरफ से माना है ना कि जो पहला इंजन रिलीज कर रहा है वही हम दूसरे को दे नहीं रहे हैं। माना, नहीं, सच्चाई है। यहाँ से अंदर आ रहा दो था, इससे सीरीज में बाहर निकल रहा था, इससे हीट तो वही आएगी ना यहाँ, इस लाइन की। इस लाइन की हीट थोड़ी ना बदल जाएगी। आप इस अच्छा, हाँ, प्रोसेस ठीक से है, ठीक है। निकालोगे पॉजिटिव आएगी, इस प्रोसेस से नेगेटिव आएगी। हाँ, क्यू आउट और प्रोसेस सेम ही है। आएगी तो सेम ही ना। तो जो पहले कर रहे थे वो सेम ही किया है ना, बस वेरिएबल कम हो गए। पहले हाँ सेम ही किया। पहले ज्यादा हो रहे थे तो वो अपन सोच नहीं पा रहे थे जल्दी कि एलिमिनेट कैसे हाँ, करें। अपन थर्मोडायनेमिक्स जैसा सोच रहे थे प्रोसेस। हाँ। चलो, इसका कैरनॉट इंजन से कोई लेना देना नहीं है। 19 हो गया। ओके चलो चले। 20 ये भी चले। 21। किसी ने पूछा था, मैंने पढ़ा नहीं अब। ये वाला मैं नहीं डायरेक्ट पढ़ा। करंट फ्लोज इन सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो ये तो होता ही है। ये हमारा नहीं, सोलेनॉइड उन्होंने कहा ये बाहर निकल लेंगे। अभी निकालते हैं बाहर। तो ये बनेगी फील्ड लाइन ऐसे, अंदर आएगा μ0 Ni। चलो, विच लीव्स द एंड परपेंडिकुलर एट डिस्टेंस। ठीक है, कभी ना कभी ये ऐसी भी जाएंगी, ये ऐसी भी कुछ लाइंस लीव करेंगी। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर कह रही है वहां पे डिस्टेंस ए डिस्टेंस है, यही है ना? वही पूछा। हाँ सर यही है। परपेंडिकुलर मतलब क्या? परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसे मुड़ गई, ये 90 डिग्री एंगल हो गया ना हॉरिजॉन्टल के साथ। सोलेनॉइड के परपेंडिकुलर सीधी चल गई ऊपर। ये उन्होंने बनाई है फिगर में, देखिए। मतलब इसके बाद की इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएंगी, बस इनका कहने का मतलब है। इस सरफेस को क्रॉस करने वाली लाइन इतनी है, बाकी सब यहाँ से निकल गई हो, क्योंकि जो 90 मुड़ गई इसके बाद वाली तो यहाँ से मुड़ी गई होगी ना, वो टीआई है जैसा। तो कुछ लाइंस लीक भी कर गई होंगी उस हिसाब से, है ना? अब देखें क्या है। 90 डिग्री, तो इसके बाद 90 से अगर इधर निकालना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अपन को देखना, हर वो लाइन जो यहां से आई है वो यहां से निकलेगी, ये हम कह सकते हैं।
नहीं नहीं, वो तो कह ही सकते हैं ना, हो गया, डायरेक्ट है क्वेश्चन। ये काफी हद तक इस जैसा है, ये अल्फा से गिरी, ये बीटा पे गिरी, तो इनके बीच की लाइन, अच्छा, हर हाँ। लाइन को इस पे गिरना पड़ेगा। बिल्कुल तो वैसे ही क्रॉस नहीं अगर करती वो। ये लाइन जस्ट क्रॉस की है, ये लाइन जस्ट क्रॉस की है, तो इनके बीच की सभी लाइन इससे क्रॉस करी होंगी, तो फ्लक्स सेम आएगा। तो यहाँ पे जो भी रेडियस है, अगर R1 लूं, यहाँ रेडियस R2 लूं, तो यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स सेम होगा। ठीक है। हाँ, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B0/2 होता है एज पे, इन्होंने शायद उसको कांस्टेंट ले लिया है ना, अंदर से बाहर तक। हाँ हाँ, एज पे B0/2 होता है ना रफली, और यहाँ हाँ, गिर B0 जाता है। हाँ तो वहां फ्लक्स B0 इंटू पाई आर स्क्वायर, वहां B0/2 इंटू पाई ए स्क्वायर। लेकिन बस एक वो छोटी सी कांस्टेंट मान लिया दिक्कत है पूरे। कि इन्होंने पूरे में कांस्टेंट मान लिया, जो कि होता नहीं है। इन्होंने इस पूरे में मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट मान लिया थी, मतलब अच्छा, वो जो ये कि उसकी देखो, एक्सिस पे होता है। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीधा ऐसा है, L उन्होंने greater ये than कहना R चाह रहे लिखा थे, तो यहाँ फिर अगर B है और यहाँ B/2 हो गया, तो यहाँ एरिया बढ़ेगा, तो हाँ। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगाना है, बस ये कहना है। इसमें गलती ये है ना कि अच्छा, कुछ गलती पहले ही ये मुड़ है गई कि होगी। ये कांस्टेंट नहीं है, B/2, ये भी कांस्टेंट होता है, ये B/2 वेरिएबल होता है, हम कहीं पूरे निकाल ही नहीं surface पाते, के लिए। एक्सिस पे हम निकाल निकाल पाते नहीं हैं। पाते। हाँ, यहाँ तो हम सिर्फ तो एक्सिस पे एक्सिस निकाल पाते हैं, यहाँ पूरे में कांस्टेंट हाँ। होता है। तो ये बिल्कुल सही, फ्लक्स इन फ्लक्स आउट, ये बिल्कुल सही कि μ0 Ni इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बी आउट डी ए इंटीग्रेशन 0 to a, ये होना चाहिए, जो उन्होंने हाँ डायरेक्ट सर, मेंस लेवल का पक्का है ये। L greater than R दिया, बहुत उसका कुछ नहीं था। नहीं, उससे Much, उसी से much तो हमने greater. ये फॉर्मूला लिख लिया, ये μ0 Ni μ0 अंदर तभी Ni. माना, बाहर तभी ये 1/2 माना, क्योंकि लॉन्ग सोलेनोइड की प्रॉपर्टी है। हाँ ठीक है। चलो चलो 22 23 हो गए होंगे मेरे ख्याल से, चले काफी सारे 24 25 हो गया। चलो अभी दे दो। हाँ हो गए। चलो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा खत्म काम। ओके सर। परसों पेपर है फिर से? हाँ परसों है। हाँ मजे करो। परसों मींस सर टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजना था मुझे। एडवांस तो मैं करूंगा रिप्लाई को, तो अगर नहीं, रिप्लाई में समझ में नहीं आया मुझे। क्यों नहीं आएगा समझ में? नहीं पहले ही सोच लिया समझ में नहीं आएगा। मजना नहीं नहीं चाहते। आता हूँ सदर। इतना सा तुमने ये फोटो खींच के भेजी है, सही में ये हो चुका है, ये पहले मुझे फील आ रहा है। हाँ ये टेस्ट के क्वेश्चन है। Smooth इसमें मुझे horizontal पूछा था point C is the center of mass of the system. Initially system mass 2m is given, sudden velocity v0. ये है क्वेश्चन। रॉड से कनेक्टेड है, स्क्रीनशॉट हुआ कैसे? रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो। हाँ वही पूछा, एक सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, एक आईसीआर टाइप का कुछ ले सकते थे कि जहाँ नहीं, पे सेंटर ऑफ velocity मास के zero- रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी पॉइंट एक्सीलरेट कर रहे हैं। एक्चुअली हमने सडन इंपल्स मारी तो एक्सीलरेशन सबके पास आ गया। हाँ सेंटर है ना, उसके बाद हाँ। अब सबके बाकी के पास सेंट्रीपिटल आएगा, क्योंकि ये चीज घूमेगी भी। सही तो बात। सेंटर ऑफ मास इकलौता पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसको इसके फ्रेम में फिर इसके फ्रेम में हमें प्योर solve रोटेशन करना करा दें। बिल्कुल सही, समझ गए? आईसीआर की गड़बड़ ये है ना, आईसीआर भी एक्सेलरेट कर रहा है। आईसीआर का मतलब ही नहीं है कहा। हाँ, आईसीआर एक्सीलरेट करेगा ना। ठीक है। हाँ, अब ये आएगा, टेंशन निकालनी है तो सर्कल वाली इक्वेशन लिख दो। ये तो चलो से सॉल्व हो गया था, मुझे आईसीआर की दिक्कत लगती है, अभी भी लग रही सूडो आएगा नहीं फिर, है ना। है। आईसीआर तो कुछ जैसे कह हम रहे प्योर रोलिंग व्हील में करते हैं उसमें भी तो आता है एक्सेलरेटिंग। उसका एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास से ही पास हो जाता है उसका। अच्छा ठीक है, चलिए सर चलिए। और कोई, ये तो मैंने हिंट दे दी थी। गंदा क्वेश्चन है, लेकिन ये अनमोल तुमने जो पूछा है ना, कहाँ से लाए? बहुत गंदा क्वेश्चन है ये। वो मीटिंग में नहीं है। अनमोल आया ही नहीं। है ही नहीं वो। हाँ, मेरा गंदा तो क्वेश्चन, पेपर नहीं लगा है क्योंकि गंदा है इसलिए मैंने शेयर नहीं किया इस पे, है ना। गंदा है क्वेश्चन। सर वो रिकर्शन आता है क्या पेपर में? नहीं,
मैंने देखे नहीं आ कभी चुका IIT में आते है, हुए आ question। चुका है। एक आध कोई आता है जो दूसरे तरीके से भी हो रहा होगा सॉल्व। अच्छा ओके, मतलब देखना जरूर। मतलब ऐसा आता है जनरली वो दूसरे तरीके से भी, या रिकर्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। रिकर्शन के बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं। हाँ भाई फॉर्मूले देख के समझ आ गया था। हाँ हाँ ठीक है, चलो तो मिलते हैं अपन परसों। सर परसों स्कूल 14 में तारीख है। 120 का पेपर था तो नहीं, कितने आने 15। चाहिए थे फिजिक्स में? 120 का था। पिछले साल का देखो। 119। 119? 119 तो आ नहीं सकते। फेल हो गया हम तो। अच्छा रहा। अरे पिछले साल नहीं सर, आ सकते 100 के लगभग तो आ गए। नहीं, मतलब ऐसा है कि 100 क्या आ गए थे, 100 80 के प्लस आसपास। 80 के करीबन आने चाहिए 120 में से, है ना? सर वो फिर से पोस्टपोन हो गया पिछले साल के देख ले सर, वो सही है। मेंस किसने कहा मेंस पोस्टपोन हो गया? वो मेंस की मेंस रजिस्ट्रेशन postpone डेट हो गया। पोस्टपोन हुई है। नहीं, मेंस की रजिस्ट्रेशन डेट मेंस पोस्टपोन डेट, हाँ वही। ये उल्टा सीधे बात है। मतलब वो रजिस्ट्रेशन registration- पोस्टपोन्ड हुई है। ऐसा मत इंग्लिश करो ही आप। खराब हो गई इसकी। अच्छी बात है सर, लॉकडाउन लगा नहीं तो पिटता ही। हिंदी भी खराब है तो। इंग्लिश की क्लास। चल तो परसों मिलते हैं अपन। परसों जेई एडवांस 2019 का डिस्कशन होगा। मेंस है सर, मेंस का है। मेंस का है। एडवांस 16 को मेंस का है। ओके, 16 को एडवांस, 16 को कर लेंगे। ठीक है ना? वो 16 को आप पढ़ाओगे कि 17 पढ़ाऊंगा 17 को 18 पढ़ाऊंगा। नहीं तो आप जो 16 वाला मेन था ना, 15 को भी खोल दीजिए तो हम 15 को भी देंगे। नहीं, तैयारी कर लो। हाँ 15 को खोल। अब वो कौन चेंज करेगा? ठीक। जैसा है रहने दो। ठीक है, हाँ पहले अपडेट हो जाता है। चलो बाय बाय बच्चों। एक मिनट बाय बाय सर, मैंने गुड नाइट। बाय।